मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। ये चैनल जो हमने अभी शुरुआत किया है, तो अभी धीरे धीरे हम लोग इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें सजेशंस भी मिल रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा। दोस्तों, हम कोशिश अपनी पूरी कर रहे हैं कि कैसे अपने आप को इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे अपने आप को बेहतर बनाया जाए। हमें लगता है कि आपका प्यार जो है ये सबसे बड़ा मेरे लिए इंकरेजमेंट है कि आप कैसे आपने जो ये हमें प्यार दिया है वो हमें इंकरेज करता है कि हाँ, आगे और इस श्रृंखला को बढ़ाई जाए। तो उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने जैसे वादा किया था कि जैसे ही चैप्टर खत्म होगा हम इससे रिलेटेड एग्जाम में जो आए होंगे क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम आज भूगोल प्रश्नोत्तरी, केवल ये जो हमारा सेशन होगा इसमें क्वेश्चन आंसर पे हम डिस्कस करेंगे कि जो एग्जाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें पूछा गया है कि सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहा होगा स्क्रीन पे और आंसर फटाफट से बता दीजिए क्या होगा। ठीक है, तो आते हैं। क्वेश्चन पूछा क्या है कि सूर्य का बाहरी परत, क्वेश्चन है सूर्य के बाहरी परत को क्या कहा जाता है। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं सन और सूर्य में मैंने बताया था कि जो बीमारी आजकल फैला हुआ है उसी को हम सूर्य के बाहरी परत को कहते हैं। तो सूर्य का जो सरफेस होता है, जो चमकदार होता है सरफेस, इसको हम कहते हैं प्रकाश मंडल। ये जो सूर्य का सरफेस है, ये जो सरफेस हमें दिखता है इसको हम कहते हैं प्रकाश मंडल, यानी इंग्लिश में कहते हैं फोटोस्फीयर। और इस फोटोस्फीयर यानी सूर्य के बाहरी परत लगभग 2 से 3 हजार किलोमीटर के दूरी तक गैसों का आवरण हमें मिलता है। तो इस आवरण को हम कहते हैं वर्णमंडल। ठीक है, वर्णमंडल कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रोमोस्फीयर। ठीक है, इसके बाद जो सूर्य का कई लाख किलोमीटर तक का जो आवरण है, ये जो रीजन है, इसको हम कहते हैं कोरोना या किरीट कहा जाता है। ठीक है, इसको कोरोना या किरीट कहा जाता है और यही इसका आंसर है। तो सूर्य का जो बाहरी परत है, सूर्य का जो सबसे बाहरी परत है, इसको हम कहते हैं कोरोना या किरीट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा पूछा गया, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पूछा गया है क्वेश्चन कि पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि सूर्य से पृथ्वी जो सबसे दूरी पर होती है उसे क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप देख के बता सकते हैं कमेंट करके कि क्या हो सकता है इसका आंसर। और आपको मैंने बताया भी था कि जो पृथ्वी है उसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। एक तो वो सूर्य के सबसे करीब होता है एक बार, और एक बार सबसे ज्यादा दूर पे होता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये सूर्य है और इसके चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है। एक बार सूर्य कहाँ होता है, नजदीक होता है, और एक बार दूर होता है। ठीक है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, दूसरी अवस्था है, ये हमारा सूर्य है। ठीक है, तो इसका पूरा कंसेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में दिया था, आप जाके देख सकते हैं। ये 14.7 करोड़ किलोमीटर होता है और ये दूरी लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर होता है। ठीक है, तो ये मैंने बताया था कि जब सबसे दूरी पर होगा तो उसको कहते हैं एपीहीलियन, और जब से नजदीक होगा तो उसको हम कहते हैं पेरीहीलियन। तो इसका आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उसे क्या कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं एपीहीलियन। ठीक है, तो दोस्तों जैसे हमने बताया था कि जब सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे दूर होता है तो उस टाइम गर्मी होना चाहिए, ठंडी होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ क्या होती है, गर्मी होती है। मतलब सूर्य से जब पृथ्वी सबसे दूर पे होती है तो जुलाई का मंथ होता है। ठीक है, और वो तारीख क्या बताया था, 4 जुलाई। ठीक, और जब सूर्य सबसे नजदीक होता है तो वो डेट होता है 3 जनवरी। ठीक है, तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक, जिसे पेरीहीलियन, और जब दूर होती है 4 जुलाई को तो उसको कहते हैं एपीहीलियन, और ये इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट दोस्तों आते हैं, क्वेश्चन पूछा है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों पूछा है क्वेश्चन, नेपच्यून, टाइटन, एरिस तथा हाइड्रा में कौन सा बौना ग्रह है। पूछा है नेपच्यून, टाइटन, एरिस तथा हाइड्रा में कौन सा खगोलीय पिंड है जिसको हम बौना ग्रह कहेंगे। तो दोस्तों ये भी हम आपको बता चुके हैं बौना ग्रह के बारे में कि बौने ग्रह कौन कौन कहाँ हमें मिलते हैं। तो जब हम कुपियर बेल्ट में जाते हैं, यानी कि नेपच्यून के आगे जाते हैं, ठीक है, नेपच्यून के आगे जब हम बढ़ते हैं, यानी कि वरुण के आगे बढ़ते हैं, तो हमें एक बेल्ट मिलता है जिसमें बहुत सारे खगोलीय पिंड मिलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पूछा गया है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, पूछा है नेपच्यून, टाइटन, एरिस तथा हाइड्रा, इनमें से कौन बौना ग्रह है। ठीक है, तो आते हैं, सबसे पहले तो आप जानते होंगे, इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से कर दीजिए। 2 ऑप्शन तो हट जाएगा, नेपच्यून हट जाएगा क्योंकि वह ग्रह है, आपको बता चुके हैं पहले ही, और दूसरा जो है टाइटन बता चुके हैं आपको कि यह सबसे बड़ा शनि का ग्रह है, जो वो भी हो जाएगा, हट जाएगा, यानी 2 बचे हैं। तो हमने बात की थी जब बौना ग्रह, तो आपको याद होगा कि बौना ग्रह मैंने बताया था कि IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो था 2006 में एक डेफिनेशन दिया जिसमें 3 क्राइटेरिया दिया गया ग्रह के लिए। अगर वो क्राइटेरिया नहीं फुलफिल करेगा कोई, और ग्रह की आकार की तरह होगा, तो उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया जाएगा, और जैसे प्लूटो को आप जानते हो हटाकर रख दिया गया किस श्रेणी में, तो बौने ग्रह में। तो बौने ग्रह में कौन है, तो आप जानते हैं कि प्लूटो है, एरिस है, ठीक है, एरिस है, प्लूटो है, मेकमेक है, ठीक है, और सेरेस है। ठीक है, ये बौने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, आप दे सकते हैं कि कौन सा होगा, एरिस उसका आंसर होगा। ठीक है, एरिस जो होगा ये क्या होगा, बौना ग्रह होगा। आते हैं, ये SSC के सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पूछा गया है, क्वेश्चन है कि घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहा जाता है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें डाउट आपका हो सकता है कि निहारिका। तो दोस्तों निहारिकाओं को मैंने बताया था कि ये धूल आदि के कण होते हैं, लेकिन जब तारों की समूह की बात हो, यानी तारे भी हों, ग्रह भी हों, उपग्रह भी हों, गैस आदि के बादल हों, ये सब के सब हैं, तब उनको कहा जाता है आकाश गंगा। आकाश गंगा, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं मिल्की वे, सॉरी, इसको कहते हैं इंग्लिश में गैलेक्सी। और जो हमारा आकाश गंगा है उसका नाम है दुग्ध मेखला मिल्की वे। जो हमारा आकाश गंगा है उसका नाम है दुग्ध मेखला मिल्की वे। ठीक है, अगर मैंने बताया था कि आकाश गंगा कितने प्रकार के होते हैं, तो एक को मैंने बताया था कि सर्पिलाकार होते हैं, ठीक है, दूसरा मैंने कहा था कि दीर्घवृत्ताकार होते हैं, और तीसरा मैंने बताया था कि अनियमित आकार वाले भी होते हैं। ठीक है, अनियमित आकार वाले होते हैं। तो हमारी दुग्ध मेखला जो है मिल्की, वो किस आकार की है, तो आंसर है सर्पिलाकार। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य ग्रहण कब होता है। क्वेश्चन अच्छा है, सूर्य ग्रहण कब होगा। चलिए देखते हैं कब सूर्य ग्रहण होगा। यानी कि सूर्य ग्रहण का मतलब ये हुआ कि सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर नहीं आएंगी, यानी उतना भाग काला दिखाई देगा, तो हम कहेंगे कि यह सूर्य ग्रहण है। यानी सूर्य का अगर कुछ भाग ना दिखाई दे तो हम उसको सूर्य ग्रहण करेंगे, अगर चंद्रमा का कुछ भाग ना दिखाई दे हम चंद्र ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों सपोज करिए सूर्य एक टार्च है, ठीक है, सपोज करिए सूर्य एक टार्च है जिससे क्या निकल रही है, रोशनी निकल रही, किरणें निकल रही हैं। अब देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन दिया होगा, आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, तो सूर्य से जब किरणें निकलेंगी तो ये चारों तरफ फैलेंगी, तो उसमें किरणें पृथ्वी पर भी आएंगी। ठीक है,
यानी जिस भाग में पृथ्वी पर ये सूर्य पड़ेगा, प्रकाश पड़ेगा, वहां दिन होगा। अब होता क्या है कि कोई रुकावट आ जाती है, ऑब्स्टेकल, मान लीजिए कोई बीच में ऑब्जेक्ट आता है सॉलिड, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो ये सूर्य की प्रकाश की जो किरणें हैं, जो सूर्य की किरणें हैं, ये क्या होंगी कि ये आके यहीं पे टकराएंगी और या तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। इतना भाग, जो ये चांद का इतना भाग जो है, ये क्या होगा, यहाँ पे इस रीजन में सूर्य की प्रकाश की किरणें नहीं आने देगा। मतलब यहाँ क्या होगा, दिन तो है लेकिन चांद के कारण यहाँ क्या होगा, अंधकार होगा। ठीक है, तो चंद्रमा की परछाई यहाँ पड़ेगी, यानी प्रकाश नहीं आ पाएगा, वहाँ अंधकार वाला क्षेत्र होगा। लेकिन इस रीजन में दिन है, लेकिन इस रीजन में पर्टिकुलर एक जगह क्या होगा कि चंद्रमा की परछाई पड़ने के कारण उतने भाग पर प्रकाश नहीं आएगा। जब प्रकाश नहीं आएगा तो हमें क्या होगा, सूर्य दिखाई नहीं देगा, और इसी को हम कहेंगे सूर्य ग्रहण। तो ऑप्शन आप समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। इसी के अपोजिट आ जाइए, अगर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ होगा तो सूर्य से आने वाली प्रकाश जो है चंद्रमा पर नहीं पड़ेंगे जिस भाग में, तो उस भाग में अंधेरा हो जाएगा और उसको हम चंद्र ग्रहण करते हैं। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है, चंद्रमा। तो आंसर होगा जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। चलिए, इस क्वेश्चन को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एसएससी का है। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया है आकाशगंगा में, क्वेश्चन है आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी। आपके पास ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 4 है, जिसमें पहला ऑप्शन है गैलीलियो, दूसरा है मार्टिन श्मिट, तीसरा है मार्कोनी और चौथा है न्यूटन। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 क्वेश्चन में पूछा आकाशगंगा किसने देखा है। तो सवाल ये कि आकाशगंगा हम देख कैसे पाएंगे। आकाशगंगा जो है, यानी जिसमें हम रहते हैं मिल्की वे, ये इतना बड़ा है कि लगभग इसका डायमीटर 1 लाख प्रकाश वर्ष जो है इसकी डाया है। इतने बड़े भाग को हम देखें कैसे, तो हम अपनी आंख से तो नहीं देख सकते हैं, ये तो तय है। तो देख कैसे पाएंगे, तो देख पाएंगे जब हम कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट खोजें, ऐसी उपकरण खोज लें जिससे हमें दूर की वस्तुएं भी आसानी से दिख जाएं। तो आपको याद होगा, जो दूर की वस्तुएं जब मैंने कहा, तो आपको जानते हैं कि टेलीस्कोप जो होता है, इसकी खोज किसने किया था, टेलीस्कोप की खोज। ठीक है, यानी दूरबीन जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो दूरबीन या टेलीस्कोप की खोज किया था गैलीलियो ने। ठीक है, गैलीलियो ने खोज किया था 1610 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भाई जब टेलीस्कोप की खोज करेंगे तभी दुनिया देखेंगे, बाहर की चीजों को देखेंगे, अन्य तारों को देखेंगे। तो गैलीलियो ने आकाशगंगा की खोज, यानी आकाशगंगा को सबसे पहले देखा था। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, लिखा है ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था। क्वेश्चन पूछा गया है जियोग्राफी। तो सबसे पहले आपको बता दिया था मैंने कि जियोग्राफी जो शब्द दिया था, जियोग्राफी जो शब्द दिया था किसने दिया था, तो इरेटोस्थनीज ने दिया था। इरेटोस्थनीज ने ये जियोग्राफी शब्द दिया था और इन्होंने पृथ्वी के बारे में बताया था। इरेटोस्थनीज ने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया था, यानी अक्षांश और देशांतर के बारे में बताया था इरेटोस्थनीज ने, और ज्योग्राफी शब्द इन्होंने दिया था, इसलिए इन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जिसको कहेंगे इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आपके स्क्रीन पे है, ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि वर्ग के बराबर होता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, आपको ये भी बता चुके हैं कि केपलर का नियम क्या है। केपलर ने कहा था कि भाई कोई भी ग्रह जब सूर्य का चक्कर लगाती है दीर्घवृत्ताकार में, तो जो उसका आवर्त काल होता है उसके डिस्टेंस यानी रेडियस के घन के समानुपाती होता है। तो केपलर ने कहा कि अगर मान लीजिए कोई सूर्य है और ये कोई दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या लगा रहा है, कोई ग्रह चक्कर, मान लीजिए पृथ्वी है, चक्कर लगा रहा है, तो इसमें एक बार नजदीक होगा, बता चुके हैं, जैसे एक बार एपीहेलियन होगा, एक बार पेरीहेलियन होगा। तो जब सबसे दूर होगा तो इसको मान लीजिए कि आर, और इसको हम कहते हैं दीर्घ अक्ष। ठीक है,
और जो नजदीक होगा तो हम कहेंगे लघु अक्ष। इंग्लिश में इसको कहते हैं माइनर एक्सिस और इसको इंग्लिश में कहते हैं मेजर एक्सिस। ठीक है, तो दीर्घ अक्ष, तो उन्होंने कहा था कि भाई मान लीजिए जो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करिए चलना और चलते हुए वापस इस जगह दोबारा उसी जगह पे चला आए, तो इसमें चलने में उसका जो भी समय लगेगा वापस उसी जगह तक आने में, इसी को हम कहते हैं आवर्तकाल, टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड आवर्तकाल कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो आवर्तकाल है टी, जो टी होता है वो टी का जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, वो मेजर एक्सिस दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, पूछा है तो इसका आंसर सी होगा, जिसमें दिया है अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर। ठीक है, यानी कि ये दीर्घ अक्ष है, इसके जो है घन के समानुपाती होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पूछा है धूमकेतु किसके गिर्द प्रक्रमण करते हैं। यानी कि पूछा गया क्वेश्चन कि धूमकेतु जिसे कॉमेट कहा जाता है, धूमकेतु कहा जाता है जिसे कॉमेट कहा जाता है, पूछा है किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ऑब्वियसली मैंने जब पढ़ाया था आपको सौर मंडल, तो मैंने कहा था भाई सूर्य के अलावा, सूर्य और सूर्य के साथ जो भी चक्कर लगा रहा है वो सब के सब मिलकर हम कहते हैं सौर मंडल के भाग कहलाते हैं, जिसमें तारे, ग्रह, उपग्रह ये सब जो है, जिसमें तारे का सूर्य आता है, ग्रह में बाकी 8 ग्रह हैं, उपग्रह में बहुत सारे उपग्रह हैं और इसके अलावा बहुत सारे खगोलीय पिंड हैं। उसी में एक धूमकेतु आते हैं जो मुख्य रूप से क्या होते हैं, इन्हें पुच्छल तारा भी कभी कभी कहा जाता है, इसलिए कि इनकी जो पूंछ होती है निकली होती है। ठीक है, धूमकेतु जो होते हैं कुछ इस तरीके के होते हैं। ठीक है, इस शेप में सपोज करिए कि इनके पीछे जो है लाइट जो है निकलती रहती है। वह लाइट निकलती नहीं है, एक्चुअली ये चमकती रहती है। क्यों चमकती है? इसलिए कि जब इस पे सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है, ठीक है, सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो इसके पूंछ जो होते हैं मुख्य रूप से ये बर्फ के बने होते हैं, धूल आदि के कण होते हैं, ये सब जो है सूर्य की प्रकाश की वजह से शाइन करने लगते हैं, चमकने लगते हैं। और ये सूर्य का चक्कर परवलयाकार, मुख्य रूप से परवलयाकार कराते हैं, परवलयाकार पथ पे, यानी पैराबोलिक पाथ पर ये चलते रहते हैं, जिनको कॉमेट कहा जाता है। तो पूछा है किसके इर्द घूमेंगे, तो ऑब्वियसली सूर्य के चारों ओर घूमेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, निहारिका। जैसे मैंने बताया था कि सूरज और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो भी खगोलीय पिंड होगा उन्हें सौरमंडल कहेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा सौर परिवार यानी सौरमंडल का हिस्सा नहीं है, तो ऑब्वियसली जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है, वो बौने ग्रह हैं जो चक्कर लगा रहे हैं, प्लूटो वगैरह, ये भी सौरमंडल के भाग हैं। दूसरा धूमकेतु, अभी बताया धूमकेतु सूर्य के क्या कर रहा है, परवलयाकार पथ पे चक्कर लगा रहे हैं, तो ये भी एक सौरमंडल के भाग हैं। ग्रह तो जानते ही हैं, बिल्कुल ये भी हैं। और जो निहारिकाएं होती हैं इनसे मिलकर समझ लीजिए सौरमंडल बनता है। ये धूल आदि के बहुत बड़े बादल होते हैं जो मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी में क्या होते हैं, ये बहुत से बिखरे होते हैं। जब ये धीरे धीरे करोड़ों लाखों साल की प्रोसेस होता है जिसमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, तारों में भी कभी, ठीक है, तारों के अलावा उनसे ग्रह भी बन जाते हैं। तो ये निहारिकाएं जो होती हैं ये क्या होती हैं, सौरमंडल के भाग नहीं होते हैं, ये गैलेक्सी के भाग होते हैं, यानी आकाशगंगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पूछा गया है पल्सर, ठीक है, पल्सर होते हैं, आपको मैं बता चुका हूं कि जब तारों का डेथ होता है तो वो बहुत तेजी के साथ घूमने लगते हैं, उनका घूर्णन जो मूवमेंट होता है वो हद से ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आंसर, पूछा है पृथ्वी के ओर जा रहे तारे, ये तो होगा नहीं। पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, इससे कोई लेना देना ही नहीं है कि आए या जाए, तारा तारा है, चाहे पृथ्वी की तरफ आए या पृथ्वी से दूर जाए, तारा होगा। उसका नाम इस बेस पे नहीं बदल सकते हैं कि भाई वो तारा पृथ्वी की ओर आ रहा है तो उसका नाम ये रख दें, तो पृथ्वी से दूर जा रहा है तो उसको नाम कुछ और रख दें। तारा तो है तो तारा ही है। नेक्स्ट है उच्च तापमान वाले तारे, ऐसा नहीं है कि उच्च ताप वाले तारों को नहीं, उच्च घूर्णन गति वाले तारों को पल्सर कहते हैं। ठीक है, तो पल्सर क्या होते हैं, उच्च घूर्णन करने वाले तारे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी,
पल्सर उच्च घूर्णन वाले तारे होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर होती है। अभी आपको बताया कि पृथ्वी कब दूरी पे होता है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 जुलाई को सबसे दूर होता है जिसे एपी हेलियन कहते हैं। और जब नजदीक होता है तो वो दोस्तों डेट होता है 3 जनवरी और उसको कहते हैं पेरी हेलियन। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा 4 जुलाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पूछा गया है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है। तो ये आसानी से कोई भी जवाब दे सकता है कि पहले था 9 लेकिन 2006 के बाद कितना हो गया 8। तो अब हमारे ग्रहों की जो संख्या है वो है 8। ये आसान सा सवाल था। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों। पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है। ग्रह के बारे में पूछा गया। ऑप्शन ए दिया है बृहस्पति, बी दिया है शुक्र, शनि और फिर यूरेनस। तो ऑब्वियसली आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी कि कैसे याद रखना है, या मैंने कहा था कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा तो याद ही रखिएगा। तो सबसे जो बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर। तो ये सबसे बड़ा ग्रह है। आंसर नंबर ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन पूछा गया है, सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह के अवरोही क्रम है। ऑप्शन ए आपके सामने है, बृहस्पति, बुध, शनि, यूरेनस, बुध, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति, बुध, शनि और नेपच्यून। इसका मतलब ये हो गया कि बृहस्पति तो सबसे बड़ा है, यानी ऑप्शन बी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये बृहस्पति अभी बताया कि ये क्या है, सबसे बड़ा है। बृहस्पति के बाद हमने कहा था 2 नंबर याद रखिएगा। ठीक है, तो 2 से हो गया शनि, और शनि को कहा जाता है सैटर्न। 3 नंबर पे आता है अरुण। ठीक है, 3 को मैंने बताया था अरुण, और इसको क्या कहा जाता है, तो आंसर है यूरेनस। इसके बाद से 4 बताया था। ठीक है, तो उसको मैंने वरुण बना दिया था। 4 से हम कहते हैं नेपच्यून। इसीलिए मैंने कहा था दोस्तों इंग्लिश में जरूर ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी घुमा देता है क्वेश्चन, आदमी उसमें परेशान हो जाता है। 5 नंबर पे हमने कहा था कि भाई पृथ्वी है। ठीक है, इसको उल्टा कर देंगे हम तो 5 हो जाएगा, और यही था पृथ्वी जिसे हम कहते हैं अर्थ। देखते हैं क्या यहीं से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। आते हैं ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति के बाद बुध दिया है, जो नहीं हो सकता है क्योंकि बुध हमारा क्या सबसे छोटा, और पूछा है अवरोही क्रम। ऑप्शन नंबर सेकंड हो ही नहीं सकता है क्योंकि बुध सबसे पहले दिया है। ऑप्शन नंबर थर्ड आते हैं, उसमें कहा है बृहस्पति के बाद शनि, उसके बाद से यूरेनस, उसके बाद से नेपच्यून, और 4 ये सबसे बड़े ग्रह हो जाएंगे, जिसमें हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, या जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। सी आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए। पूछा गया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पूछा है कि बुध ग्रह का कितने उपग्रह हैं। तो सबसे पहले मैंने दोस्तों आपको बताया था कि जो 2 हमारे ग्रह हैं नजदीक, जिसमें बुध है और हमारा अपना शुक्र है, इन दोनों का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बुध के कितने ग्रह हैं, तो आंसर होगा 0 यानी 0। तो बुध का कोई ग्रह नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो अभी बताया आपको, और आंसर होगा ऑप्शन बी, बुध और शुक्र। ये सारे पढ़ाए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे जो हम लोगों ने पढ़ा है इतने कम टाइम में, और कितने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमारे सॉल्व हो रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्तों, उसमें हम यूपी ट्रिपल एससी के और अदर एसएससी के जो एग्जाम्स हैं, जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराएंगे। ये पार्ट 1 है इस क्वेश्चन आंसर का, जिसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पूछा गया निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है। ऑप्शन ए है मंगल, नेपच्यून, बुध और प्लूटो। तो इसका आसानी से आंसर आप दे सकते हैं, ये आंसर होगा सी, बुध।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें पूछा गया है बुध नक्षत्र एक वर्ष में दिनों की कितनी संख्याएं होती हैं। बुध में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। ऑप्शन ए दिया है 56 दिन, दूसरा 88 दिन, तीसरा 300 और चौथा है 36 दिन। तो दोस्तों जब बुध पढ़ाया था मैंने, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि ये सूर्य के सबसे नजदीक है और सबसे जल्दी चक्कर लगाता है किसका, सूर्य का। और ये जो सूर्य का जो चक्कर लगाता है वो 88 पृथ्वी के दिनों में ही क्या कर लेता है, पृथ्वी का दिन जब गुजरता है 88 दिन, उतने में यह बुध क्या करता है, सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो इसलिए ऑप्शन इसका आंसर जो होगा वो होगा बी 88 दिन।